अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हज 2025 का हज मुकम्मल होने के बाद अब साल 2026 में हिंदुस्तान से सफ़र हज पर जाने वालों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस मुक़द्दस सफ़र के ख्वाहिशमंद हजरात जुलाई के दूसरे हफ्ते से दरख्वास्त कर सकेंगे। इस सिलसिले में बिहार के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद राशिद हुसैन ने बताया कि दरख्वास्त दहिंदा बिहार स्टेट हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के तवसत से भी दरख्वास्त कर सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदा के पास बैनुल अक़वामी पासपोर्ट होना चाहिए जो दिसंबर 2026 तक वैलिड हो। जिनके पास पासपोर्ट नहीं या जिसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है वो अपना पासपोर्ट बनवाने का अमल जल्द से जल्द शुरू कर दें। हज पर जाने के लिए पहली किस्त 1,50,000 रुपये होगी जो हज कमेटी के बैंक खाते में जमा करनी होगी। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद मज़ीद मालूमात के लिए बिहार रियासती हज भवन के दफ्तर में राब्ता कर सकते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से एक अहम सर्कुलर जारी किया था जिसमें हज 2026 के लिए इब्तिदाई तैयारियों का ऐलान किया गया। पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद एक पार्लिमानी कमेटी मुतासरा इलाके का दौरा कर रही ताकि ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके और इंतज़ामी व सिक्योरिटी तैयारियों की जांच की जा सके। यह हमले के बाद पहला सरकारी दौरा जिसे एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा। ये कमेटी कोयला, कानकनी और फौलाद से मुतल्लिक़ पार्लिमानी मुस्तक़िल कमेटी है जिसकी सदारत सीनियर बीजेपी रुकन पार्लिमान और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर कर रहे। कमेटी एक वसी मुतालियाती दौरे पर है जिसके दौरान वो मुंबई, कुर्ग, श्रीनगर और पहलगाम का दौरा करेंगे। अपने दौरे कश्मीर के पहले मरहले में कमेटी जम्मू पहुंचेगी जहां वो रियासती इंतज़ामिया के आला हुकाम से मुलाकात करके इब्तिदाई ब्रीफिंग हासिल करेगी। जम्मू क़याम के दौरान कमेटी के अरकान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से श्रीनगर रवानगी से कबल माता वैष्णो देवी मंदिर का भी दौरा करेंगे। श्रीनगर में पार्लिमानी वफ़द मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे जिनमें इलाकाई तरक्की, सिक्योरिटी ख़दशात और दहशत गर्दी के आम शहरियों और सयाहत पर असरात जैसे अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शुमारी हिंद में मानसून पूरी तरह से फ़ाल हो चुका है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी रियासतों में कहीं ज़्यादा तो कहीं कम बारिश हो रही। मानसून की ये दस्तक आम जिंदगी को राहत देने के साथ साथ कई इलाकों में चैलेंज भी साबित हो रही। वहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग अभी भी मानसून का इंतज़ार कर रहे। महकमे मौसमियात के ताज़ा अंदाजे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तेज़ बारिश, इसलिए गरज और चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया और ऐसा ही मौसम के आसार आगे भी रहने के हैं जिससे दर्जे हरारत में कमी आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि दिल्ली में मानसून की आमद की आम तारीख 27 जून होती है लेकिन इस मरतबा ये तारीख निकलने के बावजूद बारिश नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मानसून 28 जून को आया था जबकि 2023 में 25 जून को, 2022 में 30 जून और 2021 में ये 13 जुलाई को पहुंचा था। मुल्क के जनूबी हिस्से ख़ासतौर से केरला में मानसून की बारिश का कहर जारी है। महकमे मौसमियात ने केरला के इडुक्की, मलप्पुरम और वायनाड ज़िलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन ज़िलों में मुसलसल हो रही बारिश ने आम जिंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। बिहार ने मुल्क की इंतखाबी तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया है। रियासत अब हिंदुस्तान की पहली ऐसी रियासत बनने जा रही जहां शहरियों को मोबाइल फ़ोन के ज़रिए घर बैठे वोट डालने की सहूलत दी जाएगी। ये ई वोटिंग का अमल रियासती बल्दिया आम और ज़िमनी इंतखाबात 2025 के दौरान नाफिज किया जा रहा। बिहार रियासती इंतखाबी कमीशन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए इंतखाबी निज़ाम में शफाफियत, आसानी और तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाया जा रहा। कमीशन ने बताया कि इस ई वोटिंग निज़ाम को मुतारिफ़ कराने का मकसद वोटरों को आसान और महफूज तरीके से रायदही का हक़ दिलाना है। रियासती इंतखाबी कमिश्नर दीपक प्रसाद ने कहा, हमारी कोशिश रही है कि हर वोटर को आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ, जवाबदा और आसान वोटिंग का तजुर्बा हासिल हो। इसी मकसद के तहत ई वोटिंग की इख्तियारी सहूलत शुरू की गई।
جس کے تحت رجسٹرڈ ووٹرز موبائل ایپ کے ذریعے ووٹ ڈال سکیں گے۔ منگولیا میں خسرے کا پھیلاؤ تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ نیشنل سینٹر فار کمیونیکیبل ڈیزیز کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں خسرے کے مزید 232 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 10,065 ہو چکی ہے۔ تاہم صحتیابی کی شرح میں بھی اضافہ دیکھا گیا اور 260 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد کل ریکوری کی تعداد 8,405 ہو گئی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ حالیہ کیسز میں اکثریت اسکول جانے والے بچوں کی ہے، جنہیں خسرے کے صرف ایک خوراک ملی تھی۔ اسی بنا پر NCCD نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خسرے کی مکمل 2 خوراکیں دلوانا یقینی بنائیں تاکہ وہ اس مہلک مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق خسرہ ایک انتہائی متعدی وائرس ہے جو کھانسی، چھینک یا سانس کے ذریعے تیزی سے پھیلتی ہے۔ یہ بیماری نہ صرف بچوں بلکہ ہر اس شخص کو لاحق ہو سکتی ہے جسے ویکسین نہ دی گئی ہو یا جس کی قوت مدافعت کمزور ہو۔ خسرے کے علامات میں تیز بخار، مسلسل کھانسی، نزلہ اور جسم پر سرخ دھبے شامل ہوتے ہیں۔ اندور کے تاجر راجا رگھوونشی کو کھائی میں دھکیل کر اور اس پر تیز دھار والے ہتھیار سے حملہ کر کے قتل کرنے کا منصوبہ بعد میں بنایا گیا۔ دراصل منصوبہ راجا کو گولی مار کر ہلاک کرنے کا تھا۔ اس کے لیے سونم اور راج کیشواہا نے ایک پستول بھی خریدی تھی۔ میگھالیہ پولیس ٹیم نے اندور پولیس کے ساتھ مل کر وہ پستول برآمد کی ہے۔ یہی نہیں، چالاک سونم نے اندور میں اس کا لیپ ٹاپ اور راجا کا موبائل فون بھی جلانے کی کوشش کی تھی۔ اور سب سے بڑی خبر یہ کہ اس کیس کے 2 ملزمان عدالت جاتے ہی اپنے پرانے بیانات سے مکر گئے۔ قتل کا یہ کیس اب اہم مرحلے پر پہنچ گیا۔ قتل کے جرم میں راج اور سونم کی مدد کرنے والے تینوں ملزمان وشال چوہان، آکاش راجپوت اور آنند کرمی کو جب عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا گیا تو آکاش اور آنند نے اپنا بیان بدل دیا اور دونوں نے کہا کہ جو کچھ بھی کیا گیا وہ سونم اور وشال نے کیا ہے۔ ان دونوں نے راجا کو دھکا دے کر قتل کر دیا اور وہ دونوں دور کھڑے تھے۔ انہوں نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ وہ دونوں سونم کے ساتھ صرف اس کی حفاظت کے لیے گئے تھے۔ آکاش اور آنند کے اس بیان سے کیس میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ نیہا خان کو دیجیے اجازت۔ ہائی ٹیک نیوز کا نیشنل اور انٹرنیشنل خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔